नमस्कार। बीएड सेकंड ईयर थर्ड पेपर और हम लोग बात कर रहे थे प्रार्थना सभा के बारे में कि प्रार्थना सभा में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और प्रार्थना सभा के से किन किन चीज़ों का विकास होता है, मतलब ये विद्यार्थी का किस प्रकार से विकास प्रार्थना सभा के माध्यम से होता है। तो प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि बालक का शारीरिक मानसिक विकास संभव है, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग देखेंगे पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लाभ। जो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, साहित्यिक क्रियाएं जिसके अंतर्गत शारीरिक व्यायाम वगैरह है, इसके अलावा स्काउट गाइड है, श्रमदान है, ये सारी जो क्रियाएं हमने पढ़ी, इनसे क्या लाभ मिलता है विद्यार्थियों को या इनके द्वारा किन लाभों की प्राप्ति की जा सकती है, उसके बारे में हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से पढ़ेंगे। वैसे तो अगर हम कहें कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, वो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने में सहायक है, यानी कि हर क्रिया किसी न किसी विकास से जुड़ी हुई है। विद्यार्थियों का विकास किसी न किसी तरह इन क्रियाओं के माध्यम से हो सकता है। वो पहले प्राचीन काल में जो बालक था, केवल वो शिक्षण कार्य मतलब कि जो केवल वो शिक्षण सामग्री होती है उसका अध्ययन ही करता था और जो सहगामी क्रियाएं हैं उनको एक अलग रूप माना जाता था। लेकिन आज पाठ्यक्रम के साथ में चलने वाली ये सहगामी क्रियाएं, जो साथ में चलने वाली क्रिया होती है, उन्हें सहगामी क्रिया कहते हैं। तो ये पाठ्यक्रम के साथ साथ चलती है, तो बालकों का विकास भी उसी क्रम में होता रहता है। तो हम पढ़ेंगे कुछ इनसे जो लाभ हैं उसके बारे में बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करेंगे कि बालकों के नेतृत्व शक्ति का विकास, विद्यार्थियों की नेतृत्व शक्ति का विकास, मतलब कि यहाँ पर बालक इन सहगामी क्रियाओं के माध्यम से नेतृत्व शक्ति या नेतृत्वशीलता का गुण विद्यार्थियों के अंतर्गत विकसित हो जाता है। क्योंकि कोई भी क्रिया है, जैसा कि अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो हमने कहा कि कोई भी कार्यक्रम है उसका आयोजन करते हैं, तब विद्यार्थियों से वो आयोजन करवाया जाता है, तैयारी उनसे की करवाई जाती है, व्यवस्था उनसे करवाई जाती है और समापन का कार्य भी विद्यार्थियों द्वारा ही करवाया जाता है। इससे क्या होता है, उनके अंदर नेतृत्वशीलता का गुण विकसित होता है, उन्हें लीडरशिप करनी आती है कि हमें किस प्रकार कार्य को करना है, दूसरों से किस प्रकार कार्य करवाना है, वो सारी व्यवस्था नेतृत्वशीलता के अंदर आती है और विद्यार्थियों के अंदर इस गुण का विकास होता है। इसके अलावा बालकों का या विद्यार्थियों का शारीरिक विकास, विद्यार्थियों का शारीरिक विकास इन सहगामी क्रियाओं के माध्यम से, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को खेल कूद व्यायाम योग प्राणायाम करवाए जाते हैं, उनसे ही श्रमदान वगैरह, तो बालकों के शारीरिक विकास उससे होता है। इसके अलावा सहगामी क्रियाओं से सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। अगला बिंदु क्या है, सहगामी क्रियाओं से सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। जैसा कि विद्यार्थियों को सहयोग, मतलब कि इन सहगामी क्रियाओं में विद्यार्थी है आपस में सहयोग से कार्य करता है, एक दूसरे का ध्यान रखता है, उनके अंतर्गत अनुशासन की भावना विकसित होती है। तो समाज में जब विद्यार्थी जाएगा, मतलब ये सामाजिक गुण तो है, दया प्रेम करुणा सहयोग करना, किसी कार्य को मतलब क्षमता के अनुसार किसी कार्य को करना, इस तरह की सब चीजें क्या है, क्योंकि विद्यार्थी सामाजिक कार्य तो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कार्य मेरे क्षमता के अनुकूल नहीं तभी मैं कर रहा हूँ, वो नहीं। तो विद्यार्थी है वो उसकी क्षमता के अनुसार जिन भी कार्यों को सीख रहा है, जो समाज से जुड़े हुए कार्यों को वो सीख रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। क्योंकि विद्यार्थी है उस
किशोरावस्था के लिए, किशोरावस्था के लिए उपयुक्त है। देखिए इस बिंदु के माध्यम से क्या पता चल रहा है, बाल और किशोरावस्था। बाल और बालक, जो बालक होता है मतलब कि बाल्यावस्था है, उसके अंतर्गत विद्यार्थियों को जो कुछ भी सिखाया जाता है वो बालकों के अंदर सीखने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही अधिक होती है। विद्यार्थी उस समय उन्हें जो सिखाया जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। इसीलिए इन सहगामी क्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को सभी आदर्श रूप बोले, नेतृत्व क्षमता बोले, सभी प्रकार की क्रियाएं सिखाई जा सकती है। फिर किशोरावस्था, किशोरावस्था जो कि तूफान का काल होता है। इस समय अगर विद्यार्थी अगर कई अलग गलत कार्यों में लग जाता है, उसे ऐसी गलत लतें लग जाती है तो उसका ध्यान भ्रष्ट रहता है और शिक्षा से वो अलग हो जाता है और वो बाल अपराध भी करने के लिए भाग जाता है, मतलब कि वो ऐसे कार्य भी कर लेता है जो कि बाल अपराध के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए जब अगर ये किशोरावस्था के अंतर्गत जो ऐसी जो कठिन अवस्था है, कठिन काल है, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को कुछ ऐसी क्रियाओं से, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से जोड़ दिया जाए तो उनका ध्यान कहीं गलत कार्यों के प्रति नहीं दौड़ेगा और इन सहगामी क्रियाओं के माध्यम से वो अपने आप को इसमें व्यस्त रखते हैं और जो उनका समय होता है जिसका वो दुरुपयोग करते हैं उसका सदुपयोग यहाँ पर हो जाता है। तो बाल और किशोरावस्था के लिए ये उपयुक्त है। नागरिकता की शिक्षा देने के लिए, नागरिकता की शिक्षा देने के लिए, नागरिकता की शिक्षा देने के लिए ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। अब जैसे कि हमने कुछ सहगामी क्रियाएं देखी थी, जैसे स्काउट गाइड है, एनसीसी है, इनमें क्या होता है कि विद्यार्थियों को, विद्यार्थी है वो राष्ट्र का निर्माता होंगे, भविष्य में वो अपने कर्तव्यों, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हुए एक अच्छे नागरिक बनेंगे। तो यहाँ पर स्काउट गाइड है, एनसीसी है, इनके माध्यम से विद्यार्थियों को नागरिकता की शिक्षा दी जाती है। इसीलिए नागरिकता, विद्यार्थियों को नागरिकता शिक्षा देने के लिए ये क्या है, महत्वपूर्ण है। अवकाश के क्षणों का उचित प्रयोग करना, अवकाश के क्षणों का उचित प्रयोग करने में सहायक। जैसा कि मैंने बताया कि विद्यार्थी हैं, जब इस प्रकार की क्रिया विद्यार्थियों से करवाई जाती है तो वो अपना जो खाली समय है उसको, उसके अंतर्गत भी इन सहगामी क्रियाओं से जुड़ी हुई प्रैक्टिस है, तैयारी वगैरह जो भी है वो करते हैं, या फिर ये कहें कि उससे संबंधित और भी कलेक्शन करना कि हम और किस तरह अपना प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये सारी क्रियाएं वो जो अपना समय बचा हुआ होता है, या फिर ये कहें कि अवकाश के समय का वो सदुपयोग इन क्रियाओं के माध्यम से करते हैं। इन क्रियाओं के माध्यम से समाज विद्यालय के निकट आता है, विद्यालय के निकट आता है। पहली बात तो जब ये क्रियाएं करवाई जाती है तो जहां तक संभव हो अभिभावकों को आमंत्रित किया जाता है। अभिभावक ये सारी क्रियाएं देखते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है और आगे भी भविष्य में भी ऐसी क्रियाएं करवाई जाए ऐसा वो प्रयास करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभिभावक जब देखते हैं ये सारी क्रियाएं करवाई जा रही है तो और अपने बच्चों का प्रवेश उन विद्यालयों में करवाते हैं और बच्चों को भी उनसे जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से विद्यालय है और समाज है वो इनसे जुड़ता है, क्योंकि इस प्रकार छोटे बालक हैं वो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जिन्हें कहते हैं, अलग अलग प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं। इसके अलावा जो बड़े बालक हैं वो भी अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, क्योंकि इनसे इन क्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थियों में जो छुपी रुचि है, प्रतिभा है वो बाहर निकलती है। तो घर पर तो बच्चा इस प्रकार की क्रियाएं करके बताता नहीं है, लेकिन
विद्यार्थियों की प्रतिभा उजागर होती है और अभिभावक भी जब इनको देखते हैं तो प्रसन्नचित्त होते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों का चारित्रिक तथा मानसिक विकास, चारित्रिक तथा मानसिक विकास होता है। क्या लाभ हो रहा है यहाँ पाठ्यक्रम क्रियाओं से? तो चारित्रिक तथा मानसिक विकास, यहाँ पर हमने शारीरिक विकास की बात कर ली थी, लेकिन सर्वांगीण विकास की बात हम लोग ये कहें कि इन क्रियाओं के द्वारा विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास संभव है, तो ये भी गलत नहीं है। तो इसके माध्यम से चारित्रिक और मानसिक विकास भी होता है, क्योंकि विद्यार्थी है, अगर जैसे प्रार्थना सभा की बात करें तो हमने कल बात की थी, लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो बालक है वो घर से आता है, पता नहीं कैसी स्थिति में आता है, रास्ते में उसको ऐसे कोई तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो तनाव से ग्रसित होता है। जब वो प्रार्थना में बैठता है तो उसकी जो मानसिकता है वो तनाव की स्थिति अलग हटकर उसके अंदर एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है, तो हमारी मानसिक स्थिति उसकी बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो प्रार्थना सभा भी सहगामी क्रियाओं का ही एक हिस्सा है और विद्यार्थी जब उसमें बैठता है उसकी मानसिक विकास होता है। चारित्रिक विकास की बात करें तो विद्यार्थी अगर मान लो कभी कुछ गलत चीज सीख भी जाता है तो जब वो विद्यालय में आ रहा है सभी को देखता है और जब ये देखता है कि अच्छे कार्य करने से हमें बहुत अच्छा पुनर्मिलन प्राप्त होता है। इसके अलावा जो अध्यापक है बार बार मोटिवेशन से संबंधित जो कहानियां हैं कुछ बौद्धिक है उनके सामने रखते हैं, तो विद्यार्थियों के अंतर्गत जो विकास होता है चरित्र का विकास होता है, वो चारित्रिक गुण जो अच्छे गुण होते अच्छे गुणों की श्रेणी में आते हैं उन गुणों का उनके अंतर्गत विकास संभव होता है इन क्रियाओं के माध्यम से। तो आज हमारी ये पाठ्य सहगामी क्रिया है और उससे संबंधित जो सारा टॉपिक है वो आज कंप्लीट होता है कि ये लाभ के बाद ये इससे क्या लाभ है, ये लास्ट टॉपिक है। और आज हम अपना जो नया टॉपिक लेंगे वो है संस्थागत नियोजन। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित जो आज का एक लास्ट टॉपिक था, अब हमारा इस यूनिट का जो नया टॉपिक है वो है संस्थागत नियोजन। संस्थागत नियोजन की बात आज हम लोग करेंगे। संस्थागत नियोजन अब संस्थागत नियोजन, संस्था किसे कहते हैं, गत क्या होता है और नियोजन क्या होता है, इन तीनों के बारे में, इन तीनों शब्दों के बारे में अगर हम देखें तो संस्था कोई अगर एक दुकान है, कहीं कोई एक फील्ड है, फैक्ट्री हो सकती है, कोई विद्यालय हो सकता है, कोई महाविद्यालय हो सकता है। गत का अर्थ होता है निहित, उसके अंतर्गत। नियोजन होता है कि किसी भी कार्य को पूर्व नियोजित एक योजना, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मान लो किसी भी संस्था के अंदर निहित जो योजना होती है वो संस्थागत नियोजन कहलाती है। अर्थ के रूप में अगर हम देखें तो एक समूह, संस्था मतलब क्या होगा, समूह, दुकान हो सकती है, इसके अलावा स्कूल, औद्योगिकी, इकाई, जो उद्योग इकाई होती है उसे औद्योगिक इकाई कहते हैं। इसके अलावा कार्यस्थलीय स्थल, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा महाविद्यालय में उसमें बहुत सारी चीजें होती है। अब जो गत होता है, गत का अर्थ होता है निहित, उसके अंतर्गत या निहित। और अगर हम नियोजन की बात करें तो योजनाबद्ध, विधिक, जो विधि से कार्य किया जाए, या फिर अनुशासित व्यवस्था, अनुशासित। देखिए क्या हुआ संस्थागत नियोजन का, तो समूह में निहित योजनाबद्ध अनुशासित व्यवस्था वो कहलाती है संस्थागत नियोजन। अगर हम विद्यालय की बात करें तो विद्यालय इकाई है, मतलब कि एक संस्था है। अब उसके
व संस्था या समूह द्वारा निहित नियोजन, जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। ठीक है, तो ये हुआ इसका अर्थ, जिन इन शब्दों के माध्यम से इसका ये अर्थ हुआ। अब एक परिभाषा के माध्यम से देखेंगे। एमबी बुच के अनुसार कि इन्होंने क्या बताया संस्थागत नियोजन। क्योंकि जब ये टॉपिक हमारे अगर किसी प्रश्न के रूप में पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले इन शब्दों के बारे में बताना है, फिर परिभाषा देनी है और फिर इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। इसीलिए परिभाषा: एक शैक्षिक संस्था द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भविष्य में प्राप्त होने वाले साधनों के आधार पर सुधार एवं विकास के दृष्टिकोण से बनाई गई योजना उस संस्था की संस्थागत योजना कहलाती है। देखिए, एमडी बुच के अनुसार क्या कहा गया है कि एक शैक्षिक संस्था, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हमारा जो ये पेपर है उसका नाम क्या है, शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का सृजन। तो हम विद्यालय की बात ही करेंगे यहाँ पर। तो शैक्षिक संस्था द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भविष्य में प्राप्त
अनुसार श्रीमती ए भिनोलिया के अनुसार संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्रीय विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति के लिए राष्ट्र की प्रगति के के उज्जवल भविष्य के लिए भविष्य का बोधक है। देखिए जो ए भिनोलिया है उन्होंने क्या बताया है कि संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्रीय विकास का मील का पत्थर है। उन्होंने क्या बताया है कि जैसे कि भवन निर्माण में अगर नींव नहीं सही बनाई जाएगी तो वो टिकेगा नहीं, उसी प्रकार जब राष्ट्र का निर्माण किया जाए तो वो जो मील का पत्थर मतलब कि जो राह दिखाने वाला ये राह का जो पत्थर है वो अगर मजबूत नहीं होगा तो कोई भी उस राह पर नहीं चल पाएगा। तो मील का पत्थर है क्योंकि राष्ट्र की प्रगति उज्जवल भविष्य का बोधक है और इसे राष्ट्र की प्रगति और उज्जवल भविष्य का बोधक बताया है कि मतलब बोधक मतलब कि जिससे कि घोषणा की जा सके या फिर जिसके लिए किसी भी प्रकार का वक्तव्य कहा जा सके। तो वही है कि संस्थागत नियोजन अगर नहीं होगा, एक योजना बनाकर किसी कार्य को नहीं किया जाएगा तो राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। उज्जवल भविष्य जो बेहतर भविष्य हो सकता है, आज विकासशील देश की कैटेगरी में जो हमारा देश आ रहा है मतलब कि जब आने वाले समय में वो विकसित देशों की श्रेणी में आए, इसके लिए क्या होगा कि योजना बना के किसी भी कार्य को करना होगा। तो इससे उज्जवल भविष्य के लिए बोधक भी बताया गया है संस्थागत योजना। अब है संस्थागत नियोजन की आवश्यकता। क्या आवश्यकता है इस नियोजन की? किस लिए आवश्यक है नियोजन? नियोजन कार्य क्यों किया जाए, योजना क्यों बनाई जाए? क्या हम घर से निकलते वक्त यदि अगर हमें कहा जाए कि बस हम घर से निकले और हम कहीं भी चल देते हैं तो नहीं, हम उससे
संस्था की बिल्डिंग का सुविधाजनक स्थिति में होना, सुविधाजनक स्थिति में होना। अब ये संस्था का जो नियोजन है वो संस्था की बिल्डिंग को सुविधाजनक स्थिति में रखता है। कैसे? तो जब हम नियोजित करते हैं, एक योजना बनाते हैं, अभी बिना योजना के कार्य किया तो 10 बिल्डिंगें खड़ी कर दो, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जब नियमों के अनुसार देखा जाता है कि हमारे पास इतने संसाधन उपलब्ध हैं, इसके आधार पर हम इतने बच्चों को अध्यापन या अध्ययन करवा सकते हैं, तो हमें इतने ही जो बिल्डिंग है वो बनवानी है। क्योंकि अगर हम पैसा इसी में इन्वेस्ट कर देंगे तो भाई हाँ आज नहीं तो भविष्य में वो बिल्डिंग काम तो जरूर आएगी, लेकिन अभी हमें क्या जरूरत है, उस जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुविधाजनक स्थिति में उसे रखा जाए और जो हमारे पास उपलब्ध जो बिल्डिंग है उसको मेंटेन करते हुए चला जाए कि भाई ये नहीं कि हमने अगर नहीं बना ली तो पुरानी है वो जर्जर अवस्था में हो, तो उसको भी सुविधाजनक स्थिति में रखा जाए। तो ये सारा कार्य है वो एक नियोजन के द्वारा ही हो सकता है, यानी कि पूर्व में एक संस्था है वो अपना योजना के अनुसार उसको मेंटेन करते हुए चलती है। अब है अन्य आपका गृह कार्य प्रश्न। आवश्यकता है जो अगले बिंदु है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अब आप गृह कार्य प्रश्न देखो। गृह कार्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से क्या लाभ है? और दूसरा प्रश्न जो कि आपको लघुत्रात्मक करना है, संस्थागत नियोजन से क्या तात्पर्य है? तो ये दो प्रश्न आपको एक मतलब कि जो बिंदु समझाते हो, दूसरा अति लघुत्रात्मक के रूप